हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर 4 है, अल्टरनेटिव सेंटर पावर, उसको डिस्कस करेंगे। और आज हमारा इसका रहेगा लेक्चर 4। इससे रिगार्डिंग में ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझा था और यूरोपीय यूनियन के बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम इन्फ्लुएंस क्या है यूरोपीय यूनियन का, जिसमें हम पॉलिटिक्स रोल में देखेंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इफेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये वीडियो पैटर्न है वो किस तरीके से चलता है उसका इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो किस तरीके से कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम क्या करते हैं, पॉलिटी यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसको हम कवर करते हैं, जिसमें अभी हमारा क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है। क्या चल रहा है, पॉलिटिकल। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक की फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बुक ऑलरेडी कंप्लीटेड की जा चुकी है, उसकी वीडियो प्लेलिस्ट पे है, आप जा करके देख सकते हैं। अभी हमारा क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है, कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। इसके पैरेलल में हम एक स्टैंडर्ड बुक को भी कवर कर रहे हैं, जो कि है एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस की हम कौन सी कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत को, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। और इन दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, किसमें, प्लेलिस्ट में। और उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के वो दोनों टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स के बेस पे हमने उसको क्या किया था, प्रैक्टिस किया था। और हर एक चैप्टर का भी हमने क्या कर रखा है, चैप्टर वाइज, यानी कि अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक है। तो इन चैप्टर 1 से 16 तक भी हमने क्या कर रखा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है चैप्टर के साथ साथ, ताकि प्रीलिम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये मंडे से सैटरडे तक का वीडियो पैटर्न चलता है। और संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने जो कि हमारा कुछ यूनिट में डिवाइडेड, यानी कि कितने, 5 यूनिट में डिवाइडेड है। अभी हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने जो कि हमारा हिस्ट्री का है, उसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें अभी हमने लेक्चर 8 यानी कि 1995 से लेकर के 2013 तक, सॉरी 15 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। इस संडे जो कि हमारा लेक्चर 9 होगा, इसमें हम 2016 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वीडियो पैटर्न चलता है। जैसे ही हमारा ये कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कि 9 चैप्टर ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने समझा था रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। फिर क्या ऑब्जेक्टिव है किसका, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको भी डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, यूरोपीय यूनियन के बारे में, कि यूरोपीय यूनियन क्या था, इसके बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स थी वो सब हमने लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी लेक्चर सेकंड में डिस्कस कर लिया है। लेक्चर 4 में हमने क्या डिस्कस किया था, यूरोपीय यूनियन, यानी कि हमने जो ऑब्जेक्टिव थे ये सब हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। जो यूरोपीय यूनियन की जो भी ऑब्जेक्टिव है ये हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किए थे। ये सारी चीजें हमने यूएनओ के फ्लैग के बारे में ये सब हमने ऑलरेडी थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप क्लास 12 की एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो सीरीज हमारा चल रहा है, यानी कि जो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके यूपीएससी में क्या हो, ऑप्शनल, जिसका क्या हो, पीएसआईआर हो, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि हम जीएस 2 की बात करते हैं मेंस में, तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों,
क्योंकि GS2 में भी क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस आपको उसमें भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और जो स्टूडेंट क्लास 12th में है उनके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो विश्व यानी कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें यूरोप यूनियन की क्या रोल है, क्या उसका इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है किसमें। जैसे कि हम इकोनॉमिक के यानी कि इकोनॉमिक्स सेक्टर में बात करते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर की बात करते हैं या मिलिट्री, इन तीनों में यूरोप यूनियन का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक डोमिनेंट रोल है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें जब ये जो हमारा यूरोपीय यूनियन था, जब ये स्टार्ट हुआ था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सब की स्थापना हुई थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो ये एक आर्थिक मुद्दे को लेकर के यानी कि इकोनॉमिकल इश्यूज को लेकर के की शुरुआत हुई थी। विशेषकर जिसमें क्या था, यानी कि हम इसमें अगर स्पेशली बात करें तो इसमें क्या क्या था, एक एग्रीकल्चर था और एक ट्रेड के फील्ड इसमें शामिल थे। फिर इसकी जो नीतियां थी आगे जाकर के क्या हुआ, इसकी जो प्रभाव क्षेत्र है, जो इसका इन्फ्लुएंस एरिया है, वो धीरे धीरे क्या हुआ था, इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। फिर आगे जाकर के इसमें बात करते हैं तो इसमें और बहुत सारे संगठन क्या हो गए, यानी कि जो ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी फेसेस ऑर्गेनाइजेशन ये बनते चले गए, जिसमें कि आपको ये इकोनॉमिक इश्यूज का रूप से हट करके फिर ये किसमें हो गया, इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चर फील्ड में भी ये ग्रुप क्या हो गया, धीरे धीरे फैल गया। तो इस तरीके से क्या है, जो यूरोपीय यूनियन है, यानी कि जो यूरोपीय यूनियन जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या हो गया था, धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस एरिया वो बढ़ता चला गया। जहां पे ये एक इकोनॉमिक इशू से स्टार्ट हुआ था, इकोनॉमिक इशू से स्टार्ट होते होते वो कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, पॉलिटिकल इशूज में भी फैल गया, कल्चर इशू में भी फैल गया और मिलिट्री फील्ड में भी इसका इन्फ्लुएंस फैलता चला गया। इसलिए आज के टाइम पे अगर हम एक सबसे बड़े एक सबसे बड़े अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले यूरोपीय यूनियन का ही नाम लिया जाता है। अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, यानी कि जो कॉमन इकोनॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो आर्थिक प्रभाव है, यानी कि समान आर्थिक विशेषताएं की अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसमें यानी कि जब जो हमारे यूरोपीय यूनियन की जो स्टैब्लिश की गई थी, जब यूरोपीय यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जब बना था, तो स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, इसमें मात्र 6 मेंबर थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, इसके मेंबर्स इंक्रीज होते गए। अभी के टाइम पे हमें कितने 28 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। रिसेंटली कुछ ईयर पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि ब्रिटेन अब यूरोप से एग्जिट करना चाहता है, यानी कि यूरो एग्जिट करना चाहता है। तो यानी कि उसमें क्या था कि जब बोरिस जॉनसन यूए के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने अपनी पब्लिक से प्रॉमिस किया था कि वो यूरोप से क्या कर लेंगे, खुद को एग्जिट कर लेंगे। यानी कि वहां पे पब्लिक से पूछी गई थी, वोटिंग कराई गई थी, जिसमें से 52% लोगों ने कहा था कि ब्रिटेन को यूरोप को छोड़ देना चाहिए, यानी कि यूरोप से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो यूरोप के कितने नेशंस हैं, तो अप्रोक्स 27 नेशंस को मिलता। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से स्टार्टिंग में 6 मेंबर थे, 6 मेंबर से बढ़कर के फिर भी कितने पे चले गए, 27 पे चले गए। यानी कि धीरे धीरे आज भी यूरोपीय यूनियन का क्या है, विस्तार होता जा रहा है। अगर हम इसके इन्फ्लुएंस एरिया की बात करते हैं तो कुछ चीजों में हमें इसके क्या है, विशेषता आर्थिक रूप से हमें इकोनॉमिकल अगर बात करते हैं इम्पैक्ट में हमें क्या है देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक कॉमन मार्केट, एक जीडीपी, फिर इनकी एक कॉमन करेंसी यूरो के रूप में, किसके रूप में, एक यूरो के रूप में। फिर अगर हम बात करते हैं किसके में, फिर आपको एक कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, फिर पावर इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द वर्ल्ड में हमें क्या देखने को मिलता है, इसका एक विस्तार यानी कि एक इकोनॉमिकल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। अब इसके एक एक पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक कॉमन मार्केट के बारे में बात करें तो कॉमन मार्केट क्या है, गुड्स यानी कि पीपल्स हो गए, गुड्स हो गए, कैपिटल हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, इन सब जितने भी जो यूरोपियन नेशंस की जो कंट्री है, जो मेंबर्स हैं, यूरोप यूनियन के जितने भी जो मेंबर्स हैं, इनमें फ्री अलाउ किया जाता है, फ्री फ्लो किया जाता है, अलाउ किया जाता है किसके लिए, गुड्स के लिए, पीपल्स के लिए, कैपिटल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब ये है कि जितने भी जो यूरोपियन नेशंस की कंट्री, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम यूरोपियन नेशंस की जो 27 नेशंस मेंबर है, इनके बीच में क्या है कि बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी रोक टोक के एक
हर एक जो कंट्री मेंबर्स है वो क्या कर सकते हैं, गुड्स यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, जो पीपल्स जो कि माइग्रेट करते हैं एक नेशन से दूसरे नेशन, और जो भी टेक्नोलॉजी है वो इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है यूरोप यूनियन के मेंबर्स कंट्री के बीच में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसका क्या है, खुद का अपना एक कॉमन मार्केट है। अगर जैसे ही थोड़ी देर पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो यूरोपीय यूनियन की जो स्टैब्लिश की गई थी वो किसके लिए की गई थी, एक इकोनॉमिक इशू के लिए किया गया था, इकोनॉमिक इशू के लिए किया गया था। तो इकोनॉमिक इशू का क्या मतलब था कि जैसे ही जो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो मार झेल चुके थे, तो उनसे क्या था, उन्हें काफी ज्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस हुई थी। तो अपने को यानी कि वो खुद को इकोनॉमिकल स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक इकोनॉमिक इशू के बेस पे यूरोप यूनियन का गठन किया था। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी जो यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स कंट्री होंगे वो इजीली क्या कर पाएंगे, एक नेशन से दूसरे नेशन में वो क्या कर सकते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, पीपल्स एक नेशन से दूसरे नेशन में आ जा सकते हैं, कैपिटल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो इकोनॉमिक पावर यानी कि जो इकोनॉमिक है उसको ग्रोथ कर सके। इसलिए आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की जो, अगर हम लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या पावर हाउसेस की बात करते हैं, वो हमें एक यूरोपीय यूनियन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो मेन पर्पस था तो उसमें क्या रखा गया कि एक कॉमन मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि यूरोप यूनियन की जो हमारा आर्थिक विशेषता है उसमें हमें क्या एक देखने को मिलता है, कॉमन मार्केट के फॉर्म में देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं जीडीपी की। अगर हम 2005 से पहले की बात करते हैं तो जो हमारा यूरोपीय यूनियन था उसकी जो जीडीपी थी वो कितनी थी, 1200 यानी कि 12,000 मिलियन में उसकी क्या थी, जीडीपी थी। यानी कि उस टाइम पे यूरोपीय यूनियन की जो जीडीपी थी वो यूएसए की जीडीपी से भी काफी ज्यादा, यानी कि जो यूएसए उसकी भी जीडीपी से काफी ज्यादा थी। 2008 की बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन को कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसके वजह से यूरोपीय की कंट्री में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आज भी अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक के फॉर्म में हम देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिफाइडेड करेंसी यूरो, यानी कि आज के टाइम पे जो 27 नेशंस है इसमें से बहुत से ऐसे नेशंस है जो कि एक कॉमन करेंसी यूज करते हैं किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और वो है यूरो। जनवरी 1 जनवरी 2002 को यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने ये यूनिफाइड किया था कि यूरोपियन नेशंस की एक कॉमन करेंसी होगी जिसका नाम क्या होगा, यूरो। और 12 स्टेट में अगर बात करते हैं तो 12 स्टेट में यूरो करेंसी को क्या किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। यानी कि आज के टाइम पे अगर बात करें जो 27 नेशंस है यूरोपियन नेशन में, तो इन 27 नेशंस में से 12 ऐसे स्टेट है यानी कि 12 ऐसे यूरोपियन मेंबर्स हैं जिनकी जो कॉमन करेंसी है वो क्या है, यूरो है। और वो जो ट्रेड यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, ट्रेड के लिए कौन सी करेंसी यूज करते हैं, तो यूरो करेंसी यूज करते हैं। लेकिन 2011 तक आते-आते ये जो यूरो करेंसी यूज करने की जो संख्या 12 नेशंस की थी, वो बढ़ करके कितनी हो गई थी, 17 कंट्री हो गई। तो इसलिए आज के टाइम पे क्या है कि डॉलर को, जो हमारा यूएसए डॉलर है, उसको जो बिगेस्ट चैलेंज मिल रहा है आज के टाइम पे वो किसके द्वारा मिल रहा है, यूरो के द्वारा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं आगे की पॉइंट की। अगर हम अपने आगे की पॉइंट करें तो यूरोप जो हमारा जो यूरोपीय यूनियन है वो क्या है, अब अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या है, एक अल्टरनेटिव सेंटर पावर के फॉर्म में इमर्ज होकर के आ रहा है। यानी कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है वो आज के टाइम पे क्या है, एक अल्टरनेटिव सेंटर पावर बनता हुआ जा रहा है। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखते हैं, जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान जैसे जो बड़े इकोनॉमिक्स कंट्री है, इनके साथ जो व्यापारिक जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उसके साथ क्या है, एक यूनिफाइड करेंसी यूज किया जा रहा है, कौन सा, यूरो। क्या यूज किया जा रहा है, यूरो। यानी कि आप ये समझिए कि जितने भी जो बड़े अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, जैसे कि आपका अमेरिका, यूएसए, सॉरी मतलब यूएसए हो गया, चीन, जापान के साथ क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन्स का जो लेन देन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, यूरो के साथ
की वजह से वो यानी कि यूरोप में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर पा रहे। फिर जैसे कि बात करते हैं ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो यानी कि सारे यूरोप में अगर बात करते हैं, सारे यूरोपीय जगत में क्या है, जो भी हमारे यूरोपीय नेशन है उसमें क्या है, विकास और जो आर्थिक है क्या है को क्या मिला है उसमें, एक यूरोपीय वर्ल्ड को क्या मिला है, एक बूस्टअप मिला है, क्या मिला है, एक स्टेबिलिटी गॉट बूस्टअप मिला है इन सभी को। दूसरी पॉइंट में बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, यानी कि जो यूरोप में जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे सुपर पावर का नेशंस के साथ, इकोनॉमिकल सुपर पावर नेशंस के साथ, उससे क्या हुआ है, जितनी भी जो यूरोपीय के नेशंस है उनके इकोनॉमी को क्या मिला है, एक बूस्टअप मिला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो इसके कारण जितने भी जो यूरोपीय नेशंस के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो पूंजी, जो उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किए गए उनमें उन्हें क्या है, एक अच्छा, यानी कि जो भी इन्वेस्ट मिला है उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली है। तो ये किसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसकी विशेषता है, तो ये जो यूरोपीय यूनियन की जो हम अगर बात करते हैं, किसकी, जो यूरो है, तो वो एक कॉमन करेंसी यूज कर रहे हैं, तो उनकी ये क्या है, एक समान आर्थिक विशेषताएं की ये सारी क्या है, पॉइंट्स है जो हम अभी डिस्कस कर। फिर अगर हम आगे की बात करते हैं, तो जो भी यूरोपीय संघ के जितने भी जो मेंबर्स हैं वो सब एक साथ आकर के यूनाइट होकर के क्या करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। तो अमेरिका जैसे देश को, चीन जैसे देश को, जापान जैसे देश की जो जो कि महाशक्ति है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक पावरफुल नेशंस है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि इकोनॉमिक पावरफुल नेशंस है, उनको भी उनकी बात क्या होती है, माननी पड़ती है। यूरोप संघ में अगर बात करते हैं, एशिया अफ्रीका देशों में भी क्या है, अपने प्रतिनिधि को, यानी कि प्रतिनिधित्व को क्या कर रखा उन्होंने, अपॉइंट कर रखा, यानी कि नियुक्त कर रखा। वे इन देशों के साथ क्या है, व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते को भी क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो यूरोपीय नेशन है या जो भी सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर नेशंस है, वो एशिया और अफ्रीका को किस तरीके से एक बिग इकोनॉमिक मार्केट के रूप फॉर्म में भी क्या करते हैं, देखते हैं। इसलिए आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं, तो क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी जो पावर इकोनॉमिक पावरफुल नेशंस हैं, जैसे कि अमेरिका, चाइना, जापान, चाइना के साथ हमारे आज के टाइम पे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम जो सुपर इकोनॉमिक्स नेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो आज के टाइम पे वो एशिया और अफ्रीका, इनको क्या करते हैं, एक बड़े इकोनॉमिक के रूप में इकोनॉमिक मार्केट के रूप में देखते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे जितनी भी जो सुपर पावर इकोनॉमिक सुपर पावर नेशन है, वो एशिया और अफ्रीका के साथ क्या करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को, इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं। अगर हम अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, इन यूएन यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है उनकी एक कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसीज थी। जैसे कि यूरोप यूनियन में अलग अलग डिफरेंट के नेशंस, यानी कि अलग अलग यूरोपियन नेशंस में कंट्रीज क्या है, मेंबर्स हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी अलग अलग है। उन वो जो यूरोपियन नेशंस हैं वो अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करते थे। तो यूरोपीय यूनियन की जो एग्रीकल्चर कमीशन थी, उनके द्वारा ये जितनी भी जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स थी, जो कि फार्मर्स के द्वारा ज्यादा जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा जब ग्रो किए जाते थे, तो यूरोप एग्रीकल्चर कमीशन क्या करती थी, जितने भी जो फार्मर्स हैं उनसे वो जिस क्रॉप्स को क्या करती है, एक रीजनेबल यानी कि एक अच्छे खासे दाम पे वो क्या करते हैं, उनसे परचेज कर लेती है, जिसके वजह से यूरोपियन नेशंस के जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता था। तो जिसके वजह से क्या है, वो एशिया और अफ्रीका जैसे नेशंस में वो क्या करते थे, अपने फूड को यानी कि अपने क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते थे और उससे अच्छा खासा वो मुनाफा कमा पाते थे। तो ये भी क्या था, इनकी जो एक इकोनॉमिक फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसकी एक विशेषता ये भी थी कि जो यूरोपीय यूनियन है उनका अपना खुद का एक कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो द लार्जेस्ट तो अगर हम लार्जेस्ट प्रोग्रेशंस की बात करते हैं ऑफ द फूड इज डोनेट अंडर द फूड एड प्रोग्राम नेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि खाद्य पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा यूनाइटेड नेशंस के खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए भी क्या किया जाता है, इसके यूएनओ यानी कि यूरोप यूनियन के द्वारा डोनेट किया जाता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ वर्ल्ड। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि विश्व के आर्थिक मामलों को प्रभावित करने की शक्ति आज भी क्या है, हमें यूरोपीय यूनियन में देखने को मिलती है। अगर हम अपनी संगठित शक्ति के बलबूते पर क्या कहें,
बलबूते पर यूरोपीय संघ के सभी आर्थिक संगठन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, जैसे कि आपका क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो में क्या है, प्रभावी भूमिका वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं। यानी कि एक इफेक्टिव जो रोल्स होता है वो यूरोपीय यूनियन के द्वारा क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है। यूरोपीय आयोग यानी कि जो यूरोपीय कमीशन है, अगर बात करते हैं यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट के द्वारा G7 मीटिंग, जो कि एक टाइम पे ये G8 था, लेकिन आज के टाइम पे ये क्या है, G7 ही है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों। ये समिट में और इनमें इन्फ्लुएंस में डिस्कस किया गया था किस तरीके से कि जो सुपर पावर्स है उसको टेक किया जा सकता है। यानी कि आप ये समझिए कि यूरोपीय कमीशन के द्वारा जो G7 है, इस समिट्स में भाग लेते यानी कि भाग लेते हैं, और इन महाशक्तियों के द्वारा लिए गए जो फैसले उसको भी वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम G7 की बात करते हैं तो इसमें पहले G7 थे, फिर इसमें G8 यानी कि 8 नेशन शामिल हुए। लेकिन जैसे ही यूक्रेन का जो एक पार्ट है, जब रसिया के द्वारा अटैक करके जो क्रीमिया, अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हम बात करते हैं कि 2014 में, मार्च 2014 में रसिया के द्वारा क्रीमिया रीजन पे को क्या कर लिया गया, अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया गया, जो कि एक यूक्रेन का रीजन था। तो जिसके वजह से जो G8 समिट था, यानी कि G8 का जो ग्रुप था उसमें से रसिया को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आज हमें G7 यानी कि उसमें 7 मेंबर देखने को मिलता है। यानी कि रसिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए गए थे, जिसमें कि क्या है, G8 ग्रुप से क्या था, G8 ग्रुप से रसिया को निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से आज हमें ये G7 नेशंस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में, यानी कि राजनीतिक और राजकीय प्रभाव के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन के जितने भी जो मेंबर्स हैं, 1970 के दशक में क्या है, विश्व राजनीति को प्रभावित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। 1979 में सोवियत संघ ने किया, जब अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, तो इसके द्वारा क्या है, द्वारा उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, किसके द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका की जो रंग भेद वाली जो पॉलिसी पॉलिसी थी, यानी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन था, और फिलीपींस लोगों की जो मानवीय अधिकारों यानी कि जो ह्यूमन राइट का जो हनन किया गया था, इसका मामला भी उठाया गया था। तो यानी कि ये समझिए कि 1970 के दशक से लेकर के, यानी कि अगर हम 1970 के दशक की बात करते हैं, उस टाइम से लेकर के क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी क्या है, जो हमारे यूरोपीय यूनियन है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो गया, बढ़ता चला गया था। 1979 में जब रसिया के द्वारा अटैक किया गया था अफगानिस्तान पे, तो रसिया के ऊपर काफी ज्यादा हैवी इकोनॉमिक सेंसस लगाया गया था। यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो दो देश, जिसमें कि अगर हम ब्रिटेन और फ्रांस की बात करते हैं, तो यूरोप यूनियन के जो दो ऐसे देश है, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है, इनके ये दोनों क्या है, परमानेंट मेंबर है। आज के टाइम पे अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो कितने परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं, 5। कौन कौन से, तो सबसे पहले आपको हो गया यूएसए, रसिया, चाइना, फिर आपके पास ये दोनों नेशंस देखने को मिलेगा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस और फ्रांस। ये 5 ऐसे नेशंस हैं जो कि किसके परमानेंट मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर है। तो यानी कि यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन के दो ऐसे नेशन, फ्रांस और यूके, यूके जो आज के टाइम पे बाहर निकल गया है, तो वो क्या है, हमें एक परमानेंट मेंबर देखने को मिलता है, किसमें, एक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो इसीलिए यूरोप की अगर बात करते हैं तो वो विश्व राजनीति को प्रभावित करने में भी क्या करता है, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जैसे कि अब बात करते हैं आगे कि यूरोपीय यूनियन में जितने भी जो शामिल बड़े देश है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, अपनी स्वतंत्रता की आवाज उठाने के लिए क्या करते हैं, आवाज उठाने से नहीं चूकते। इसीलिए कई बार राजनीतिक प्रश्न पर इनकी सहमति नहीं बन पाती है। उदाहरण, अगर हम एक एग्जाम्पल बात करते हैं 2003, तो 2003 में इराक पर आक्रमण के समय ब्रिटेन और स्पेन तो अमेरिका के साथ थे, परंतु फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका की नीति का क्या किया था, एक क्रिटिसाइज किया गया था, यानी कि उसका अपोज किया था।
फिर हम अगर आगे की बात करते हैं, ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जो हमारा G8 ग्रुप था, जब रसिया के द्वारा 2014 में यूक्रेन का एक रीजन जो कि क्रीमिया है उसको अटैक करके अपने अंडर में कर लिया गया, तब G8 से रसिया को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसकी वजह से आज हमें G7 नेशंस देखने को मिलता। तो यहाँ से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि किस बेस पे पूछा था कि G7 में कौन कौन से नेशंस हमें देखने को मिलते हैं, उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना था कि G7 में कौन से कंट्री शामिल है। तो इसको आप यहाँ पे भी एक मार्क कर सकते हैं कि यानी कि आपको जो G7 है एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है। अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा यूरोपीय यूनियन उसकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ यूरोपीय यूनियन की इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो यूरोपीय संघ के पास क्या है, कई तरीके की क्या है, हमें एक कॉमन मिलिट्री सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यूरोपीय नेशंस की जो अगर हम बात करते हैं डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, क्या है, उनका सीधे सीधे कोई भी नियंत्रण नहीं है, इसलिए अपने में उनकी जो सैन्य क्षमता है वो क्या है, एक सीमित है। 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 2001 में हमें यह प्रस्ताव सामने यानी कि सामने आया कि एक शीघ्र ग्रामीण प्रतिक्रियात्मक सेना, यानी कि अगर हम बात करते हैं रैपिड रिएक्शन फोर्स, इसकी रैपिड रिएक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि इसमें हिंदी में अगर हम इसको बात करते हैं शीघ्रगामी शीघ्रगामी प्रतिक्रिया प्रतिक्रियात्मक बल, यानी कि सेना, यानी कि रैपिड रिएक्शन फोर्स का गठन किया गया था, जो तुरंत किसी भी लड़ाई में दखल दे सके। लेकिन कई सदस्य देश जैसे कि आयरलैंड, बात करते किसमें, आयरलैंड और डेनमार्क ने इस प्रपोजल का अपोज किया था। क्या किया था, इसका अपोज किया था। उसके बाद अमेरिका भी इस तरह के किसी भी सैन्य बल के खिलाफ में था, क्योंकि उस स्थिति में यूरोपीय सेना और अमेरिकी द्वारा नियंत्रित नाटो सेना में आपसी रिश्तों में क्या है, एक यानी कि कूदता। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो यूरोपियन नेशंस में बात करते हैं कि जो नाटो की जो सैलरी, इसमें क्या थी, एक बिटर क्या आता है, जिसको बिटर का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं कूदता। कूदता का मतलब हो जाता है एक तरीके से थोड़ा सा बीच में दरार टाइप में पड़ना। तो क्या था, उसकी स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो सैन्य बल के खिलाफ में था, क्योंकि जो अमेरिका का अगर बात करते हैं, यूरोपीय सेना और अमेरिका के द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा था नाटो, उनकी सेना के बीच में आपसी रिश्ते में क्या है, दरार पैदा हो सकती थी। तो इसीलिए यूएसए के द्वारा भी इस पॉलिसी का अपोज किया गया था। लेकिन यूरोपीय संघ की जो सेना ताकत थी से संबंध हम यह भी यानी कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सदस्य देशों के पास संसार की दूसरी बड़ी सेना है, और ब्रिटेन व फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है। उनके जो अगर वेपन स्टोर की बात करते हैं, में सैकड़ों परमाणु बम रखे हुए, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टॉक है उसमें क्या है, हजारों की मात्रा में क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए। अंतरिक्ष अगर बात करते हैं, अंतरिक्ष युद्ध की टेक्निक में भी क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन बहुत आगे है। इसके अतिरिक्त ये दोनों देश क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, एक परमानेंट मेंबर भी है। तो इस तरीके से हमें क्या है, अगर हम एक यूरोपीय यूनियन की एक मिलिट्री कैपेसिटी को देखना चाहे तो हमें देखने को मिलता। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की कुछ कमियां, यानी कि कुछ कमियां के बारे में। इस बात की संभावना काफी ज्यादा थी, यानी कि काफी सॉरी इस बात की संभावना काफी कम है कि यूरोपीय संघ में शामिल राज्य मिलकर के भविष्य में संयुक्त राज्य यूरोप, यानी कि एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप का रूप ग्रहण कर ले। यूरोपीय संघ की कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी है और कुछ कमियां भी है, जैसे कि अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहले कमियां की बात करते हैं, तो यूरोपीय यूनियन के जो बड़े नेशंस हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी, अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाए रखने के लिए क्या है,
वो बड़े बड़े यत्नशील है, बड़े वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, यानी कि अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या है, काफी ज्यादा इन्वेंसिव है। सॉरी, वो क्या है, अगर बात करते हैं वो काफी ज्यादा क्या है, इन्वेंसिव है। अगर यूरोप यूनियन फिर बात करते हैं, जैसे कि 2003 में जब इराक पर आक्रमण के समय ब्रिटेन तो अमेरिका का साथ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी यूएसए के अपोज में। ये एग्जांपल है कि 2003 में जब इराक पर अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया था, तो वो ब्रिटेन अमेरिका के फेवर में था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी क्या थे, अगेंस्ट में थे। फिर अगर हम बात करते हैं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जितने भी जो मेंबर्स नेशंस हैं, वो यूरो यानी कि एक जो कॉमन करेंसी है और जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए वो क्या है, डिसएग्री भी हमें देखने को मिले थे। जैसे कि 27 नेशंस में मात्र 17 ही ऐसे नेशंस थे जिन्होंने यूरोप को क्या कर रखा था, अडॉप्ट कर रखा था। क्या कर रखा था, अडॉप्ट कर रखा था। बाकी अदर्स यानी कि 10 नेशंस ने यूरो को अडेप्ट नहीं किया हुआ था। तो एक तो ये हो गया। फिर फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें भी कुछ मेंबर्स क्या है, डिसएग्री है। तो ये हमें क्या है, एक कमियां देखने को मिलती है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो जो यूरोपियन नेशंस के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो उसको भी क्या है, फ्रांस के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और कुछ और मेंबर्स के द्वारा, स्टेट मेंबर्स के द्वारा भी इसको कुछ मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था और कुछ मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो मई 2014 में जब यूरोपीय संसद यानी कि जो यूरोपीय पार्लियामेंट है, उसमें कैंडिडेट की जो पार्टीज के द्वारा जो पावर्स को रिड्यूस किया गया था यूरोपीय यूनियन में, जैसे कि अब इसमें मई 2014 में यूरोपीय पार्लियामेंट में जो चुनाव में, और जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में उन पार्टियों के उम्मीदवार जीते जीते तो यूरोपीय संघ की जो शक्तियों में क्या है, कटौती चाहते थे। फिर इसीलिए यूरोप संघ की जो ताकत है और जो उसकी प्रभावित यानी कि प्रभाव है, जो हमारा अगर हम बात करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, इफेक्टिवनेस है यूरोपीय यूनियन की, उसमें क्या है, काफी बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निकल कर, यानी कि क्वेश्चन मार्क लग गया। यानी कि जैसे ही पार्लियामेंट यानी कि यूरोपीय पार्लियामेंट की जो कैंडिडेट्स पार्टी है, वो क्या करना चाहते थे, जीतने पर यूरोपीय यूनियन के पावर को क्या करना चाहते थे, रिड्यूस करना चाहते थे, जो कि एक बिग क्वेश्चन मार्क लगाए। तो यूरोपीय यूनियन के पावर पे वो क्या करते थे, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक लिमिटेशंस और ड्रॉबैक हमने डिस्कस किया था यूरोपीय यूनियन का। फिर हमने मिलिट्री कैपेबिलिटी देखी, कैपेसिटी देखी। फिर हमने पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखा। फिर जो कि हम बात करते हैं किसके बारे में, यूरोपीय यूनियन की जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था। कल की वीडियो में हम आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम दक्षिण एशिया पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र के जो संगठन है, ग्रुप है आसियान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आसियान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे कि आसियान की जो रचनाएं थी, जो संस्थाएं थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आसियान की जो शैली है उस पर हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, यानी कि हम लेक्चर 5 में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, या वीडियो के रिगार्डिंग आपको जो भी सजेशंस देना हो तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे क्या चेंज करना है, और जो डाउट होगा हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।